और शुरुआत करते हैं विज्ञान क्या और भ्रांति क्या इस विषय पे, द मिथ एंड द साइंस। बहुत सारे ना मिथ चल रहे हैं इस वक्त कोरोना काल में। एक तो सबसे पहले ये समझ लो, बार बार कहता हूं मैं, बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि आम जुकाम है, आम जुकाम है। जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति के घुटने टिकवा दिए हों, जिसने विश्व के आधुनिक से आधुनिक देशों के घुटने टिकवा दिए हों, और वहाँ पे लोगों को लगभग 30 लाख लोग इस वक्त संक्रमित हैं कोरोना से, और 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी। यानी अगर विश्व का भी मैं आंकड़ा निकालूंगा तो 7% के आसपास मृत्यु दर जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। 7%, राम राम नवीन तंवर भाई, 7% जो लोग फैला रहे थे झूठ को कि इसकी जो मृत्यु दर है 0.001% है, तो वो पूरे विश्व पटल पे झूठे साबित हो चुके हैं। जो इसकी वैश्विक मृत्यु दर भी निकल के आ रही है, 2 लाख लोगों की मृत्यु 30 लाख लोगों में से 7% के आसपास का जो आंकड़ा है वो निकल के आ रहा है। कोई भी ये मैं नहीं बोल रहा, आप वर्ल्ड कोरोना मीटर है, कोई भी 50 ऐसी वेबसाइट हैं कि आप चेक कर सकते हैं, वहां पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि किसी भी आदमी का अंधा अनुकरण मत करो। ये अंधा अनुकरण हमें खाई में लेके जाएगा। मैं भी हूं, मेरी बात को भी मत माना करो। एक बार क्रॉस चेक जरूर करो। आपके हाथ में मोबाइल रूपी हथियार है, ठीक है ना, और गूगल देवता बहुत कुछ बता देता है। गूगल के अलावा बहुत सारी मेडिकल साइट्स ऐसी हैं जो आपको ये जानकारियां दे देंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये घातक है कि नहीं है। अगर घातक नहीं होता तो 2 लाख लोग, लाइव में कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, आ रहे हैं जी, आ गया आपका कमेंट सलूजा जी। तो 2 लाख लोग अगर मरे हैं तो वो सामान्य जुकाम से कभी आज तक मुझे नहीं आज तक कोई खबर आई कि सामान्य जुकाम से कभी 2 लाख लोग मरे हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि 2 लाख लोग अगर मरे हैं तो ये सामान्य जुकाम से नहीं मर सकते 2 लाख लोग, ठीक है। और ये वैश्विक रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूं। भारत में भी लगभग 900 से ऊपर मौतें इससे हो चुकी है, क्योंकि अभी आंकड़ा 27,000 में ही पहुंचा है। 27,000 कुछ लोग या 28,300 के आसपास कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं। और उसमें से भी अगर आप देख के चलेंगे तो लगभग 900 लोग मर चुके हैं। यानी 3% के आसपास मृत्यु दर यहां भी निकल के आ रही है। जो लोग फैला रहे थे कि इसमें जो मृत्यु दर है केवल 0.001% है, तो वो लोग कंप्लीटली झूठे साबित हो चुके हैं इस बात के ऊपर। वैश्विक भी 7% से ऊपर आ रही है, और 0.001 कहने वालों को यह बताओ कि 3% से ऊपर तो भारत में ही है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि इसके ऊपर है ना बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं कि ये वैक्सीनेशन बेचने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। सरकार ने अपने सैनिटाइजर बेचने के लिए ये षड्यंत्र रचा है, सरकार ने हैजमत सूट बेचने के लिए रचा है, सरकार ने मास्क बेचने के लिए रचा है। उन मूर्खों से एक सवाल पूछना कि सरकार सब कुछ बंद करके क्या सिर्फ सैनिटाइजर हैजमत सूट ही बेचना चाहेगी? मतलब कितना बेच दिया होगा? पहली बात तो आप में से कितने लोगों ने हैजमत सूट खरीदा, कितने लोगों ने मास्क या सैनिटाइजर खरीदे, और उसकी बिक्री क्या हुई होगी? सिर्फ पेट्रोल की जो बिक्री रुकी हुई है ना दोस्त, एक बार उसके आंकड़े निकाल लेना, आंखें खुल जाएंगी। जो सरकार को नुकसान हो रहा है, जो गाड़ियां रोड पे नहीं चल रही, पेट्रोल डीजल से ही लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है हर महीने सरकार को। जो लोग कह रहे हैं सिर्फ शराब की बिक्री रुकने से सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, आप सोच सकते हैं, इस बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी रोजगारों को मैं छोड़ देता हूं। जो लोग कह रहे हैं सरकार की चाल है, उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूं मैं, मेरा सवाल है, इस सवाल का जवाब जरूर देना कि सरकार अगर खाली सैनिटाइजर, मास्क और सूट ही बेचना चाहती है तो फिर उसने दारू की दुकानें बंद क्यों कर दी, पेट्रोल की बिक्री कम क्यों कर दी? सारा राशन सरकार उल्टा खर्च कर रही है। एक एक आदमी पे कोरोना से जो क्वारंटाइन है लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है, क्यों कर रही है सरकार? सारा व्यवसाय बंद करके, चारों तरफ ताला लगा के सरकार अपने खजाने खाली करने पे क्यों तुली हुई है? अगर उसको बेचना ही है कुछ तो कहीं तो दिमाग लगाओ यार, कुछ तो लॉजिक की बात करो। कि कह रहे हो सरकार की चाल है, सरकार सिर्फ मास्क बेचने के लिए, सैनिटाइजर बेचने के लिए और हजमत सूट बेचने के लिए उसने दारू की बिक्री बंद कर दी, उसने पेट्रोल की बिक्री बंद कर दी, उसने बाकी दवाइयों की बिक्री बंद कर दी, उसने अनाज की बिक्री बंद कर दी,
उसने कपड़े की बिक्री बंद कर दी, उसने बाकी और चीजों की बिक्री बंद कर दी, बड़े बड़े मॉलों पे ताले लगा दिए, जिम पब पे बिक्री बंद हो गई उसकी, जहां सबसे ज्यादा उनको हो जाती थी। कहीं तो दिमाग से काम लो कि लाखों करोड़ की जीएसटी का नुकसान सरकार उठा रही है, वो सिर्फ मास्क और हेजमत सूट बेचने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार वैक्सीनेशन का धंधा करना चाहती है। अब उस बारे में भी मैं बात करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैक्सीनेशन की जरूरत है कि नहीं उस पर बाद में बात करेंगे, पहले सरकार की चाल पे बात करते हैं कि सरकार जो है इसकी वैक्सीन बेचना चाहती है। सरकार ने वैक्सीन बेची जी, एक आदमी पे मान लो 500 रुपए की वैक्सीनेशन का खर्चा आया, केवल 500। ठीक है जी, 500 गुना 130 करोड़, क्योंकि सबको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, तो खर्चा निकल के आता है टोटल 500 इंटू 130 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए में पूरा भारत जो है वो वैक्सीनेट हो गया। अगर 500 रुपए एक आदमी की वैक्सीनेशन सरकार बेचती है तो बेचती है तो की बात कर रहा हूं मैं। अगर सरकार वैक्सीन बेचना चाहती है तो एक आदमी पे जो खर्च आएगा वो आएगा, मान लो 500 रुपए आया एक आदमी के टीके का खर्चा, तो अगर सरकार ने 130 करोड़ लोगों को बेचा वैक्सीनेशन, तो 65,000 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए और खेल खत्म। क्या आप सोचते हैं कि 2 महीने में सरकार को नुकसान कितना हुआ होगा, कितने लाख करोड़ रुपए सरकार के खर्च होंगे? ऐसी कौन सी सरकार है भाई कि सब कुछ बंद करके और केवल 500 रुपए का टीका बेचने के लिए उसने लाखों करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए क्वारंटाइन लोगों पे, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसने लॉकडाउन पे, लोगों को अनाज पहुंचाने पे, लोगों को कोरोना की। अच्छा ये और बताओ मुझे, जो कोरोना के लोगों का इलाज कर रही है सरकार, घर से उठा के लेके जा रही है, किससे पैसे ले रही है? किस आदमी से चार्ज कर रही है पैसे? ये और बता दो मुझे आज। जो ये कह रहे हैं सरकार की चाल है, 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, आरबीआई कह रही है जितेंद्र डागर जी। सर 65,000 करोड़ रुपए कमाने ना सरकार को, 10 लाख करोड़ रुपए क्या है? वो तो कुछ भी नहीं। 10 लाख करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट है, 65,000 करोड़ रुपए कमाने सरकार को। अगर 2 लाख टेस्ट रोज करे तो भी 17 साल में 130 करोड़ टेस्ट हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, अगर 10 लाख टेस्ट भी 2 लाख टेस्ट भी रोज करती है तो। ये इन बातों को समझ में ही नहीं आ रही है। मतलब मैं जानता नहीं कि कौन से आयुर्वेदाचार्य हैं ये, कौन से देशभक्त हैं, या कौन से ये लोग हैं जो इस चीज का प्रचार कर रहे हैं। एक्चुअली भस्मासुर बना के छोड़ दिए मार्केट में लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए। और ये 100% ये विदेशी चाल है, जिसको आप ये कह रहे हो ना ये स्वदेशी लोग हैं, 100% ये विदेशी चाल है। जो लोग जानते हैं कि भारत में लोग अगर लॉकडाउन में रहे, अगर नियमों का पालन किया, अगर लोगों ने मास्क सैनिटाइजर का यूज किया, अगर लोगों ने नियम पालन किया, तो लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, कोरोना फैलेगा नहीं। कोरोना फैलेगा नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी नहीं, देश घुटनों पे आएगा नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब अगर किसी देश को किसी दूसरे देश को घुटनों पे लाना होगा तो वहां पे परमाणु बम नहीं फोड़ेगा। परमाणु बम फोड़ने से क्या होगा? वहां पे मौजूद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा, वहां मौजूद प्राकृतिक साधन नष्ट हो जाएंगे, वहां पे रेडिएशन फैल जाएगी, अगले 25, 30, 50 साल तक वो कोई काम नहीं कर पाएगा, और वापिस जाके हजारों करोड़ रुपए उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने पड़ेंगे उस देश को काबू करने के लिए। यानी किसी देश को काबू करना है, अगर वो परमाणु बम से करता है तो वो देश उसके लिए जीरो हो जाता है, वहां कुछ नहीं बना सकता वो। परंतु आसान तरीका क्या है कि एक वायरस छोड़ दो। वायरस जैसे ही गया, वहां पे करोड़ों लोग वायरस ने मारे, तो वो देश घुटनों पे आ जाएगा, उस देश पे दूसरा देश कब्जा कर सकता है। और फिर उसने वायरस को काबू करने के लिए क्या करना है? हवाई मार्ग से 2 बार सैनिटाइज करना है, फिर 3 बार सड़क के मार्ग से उसको सैनिटाइज करना है, कहानी खत्म। खड़ा का खड़ा, यूं की यूं बिल्डिंगें खड़ी हैं, यूं के यूं कारखाने खड़े हैं, यूं के यूं सारे प्राकृतिक संसाधन है, बिगड़ा ही कुछ नहीं। तो आसान क्या है? परमाणु बम या वायरस बम, जैविक हथियार। सोचना एक बार, दिमाग लड़ाना थोड़ा सा कि आसान क्या है? परमाणु बम से किसी देश को घुटनों पे या ऐसी किसी महामारी से किसी देश को घुटनों पे लेके आना।
जहां परमाणु बम से उसको रेडिएशन मिलेगी, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तबाह प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे और 25 साल तक रेडिएशन में वो कोई काम नहीं कर सकता। एक ऑप्शन ये है उस देश के लिए, और एक ऑप्शन ये है कि यूं की यूं बिल्डिंगें खड़ी रहेंगी, यूं के यूं कारखाने खड़े रहेंगे, यूं का यूं सारा प्राकृतिक संसाधन रहेंगे, केवल सैनिटाइज करके वो अपना काम वहां पे कर सकता है। तो अब वो दुश्मन देश ये चाहेगा कि यहां महामारी सबसे ज्यादा फैले, और इसके लिए उसने मार्केट में फंडिंग करके गुर्गे उतार दिए कि जाओ और ये फैलाओ बात कि इससे कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल आम बीमारी है। जाओ और ये मैसेज दो कि तुम्हारा आयुर्वेद तो बहुत सक्षम है। हालांकि आयुर्वेद सक्षम है, पर वो आयुर्वेद का प्रचार तो कर ही नहीं रहे मेरे भाई। आयुर्वेदिक दवाइयों का तो वो जिक्र ही नहीं कर रहे, वो जिक्र ही कर रहे संतरे के जूस का और नारियल के पानी का। आयुर्वेद का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, योग का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, किसी भस्म का, किसी एल्कोहलिक जो आसव अरिष्ट है उनका कोई जिक्र नहीं है, जो वायरस को शायद न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। एसेंशियल ऑयल जो सबसे बड़े एंटीवायरल हैं, जो सबसे बड़े एंटीवायरल हैं एसेंशियल ऑयल्स, उनका तो वो लोग जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। वो जिक्र किस चीज का कर रहे हैं? नारियल के पानी का और संतरे के जूस का। इज दैट आयुर्वेदा? ये आयुर्वेद है क्या? उनका मकसद केवल और केवल एक है। ऐसे लोगों की संस्थाएं चलती हैं चाइना जैसे देशों में, ऐसे लोगों की संस्थाएं चल रही हैं वियतनाम जैसे देशों में, जो कंप्लीट नास्तिक और इस्लामिक देश हैं, और जो इस देश को घुटनों पे लेके आना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे इस वक्त थोड़ा सा सनातन धर्म के बारे में सोचा जाने लगा है। थोड़ा सा यहां राष्ट्रवाद अब चरम पे है, और वो जानते हैं जिस देश में राष्ट्रवाद अगर मजबूत होता है उस देश को काबू करना आसान नहीं है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन से भी बड़ा एक आयुर्वेदाचार्य, सही कह रहे हैं सर, आयुष मंत्रालय में तो बेवकूफ बैठे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो मूर्ख है जो कह रही है गाइडलाइन का पालन करो। अब आते हैं ऐसे लोगों की असलियत में, भंडाफोड़ करूंगा, बहुत लोगों को मिर्ची लगेंगी। ऐसे लोग क्या करते हैं, मैंने फिर बताया था, वैक्सीनेशन का विरोध करेंगे लेकिन होम्योपैथी का समर्थन करेंगे, जबकि होम्योपैथी कंप्लीट वैक्सीनेशन है। वो होम्योपैथी की दवाइयां जगह जगह बांटते फिरेंगे, होम्योपैथी का जगह जगह प्रचार करते फिरेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन का विरोध करेंगे, जबकि वैक्सीनेशन बनी ही होम्योपैथ के सिद्धांत पे, आयुर्वेद के सिद्धांत पे है। समान विष को शांत करता है। चेचक के टीके का आविष्कार सबसे पहले भारत में ही हुआ था। यहां क्या करते थे, चेचक की जो फुंसी होती थी, चेचक का जो घाव होता था, उसमें हल्की सी सुई डुबो के और किसी स्वस्थ आदमी को चुभा देते थे, ताकि बहुत हल्की मात्रा में वायरस उसके शरीर में प्रवेश करे और वो आदमी उससे लड़ ले और उसकी एंटीबॉडीज बना ले। ये कंप्लीट आयुर्वेदिक था। मैंने पहले भी बताया, प्राशन संस्कार, स्वर्ण प्राशन संस्कार आजकल वापस से फिर से जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्होंने चलन में ला दिया है। वापस से लोग स्वर्ण प्राशन संस्कार की तरफ आ गए हैं। ऐसे ही विभिन्न भारी धातुओं को भी बच्चों को सबसे पहले जो घूंटी दी जाती थी, आपने कभी नोट किया, बच्चे को पैदा होते ही घूंटी देते थे, मां का दूध भी नहीं पिलाते थे। सबसे पहले क्या करते थे, शहद चटाते थे, ताकि आने वाले मीठे के लिए उसकी बॉडी जो एंटीबॉडीज हैं जो वो है वो विकसित कर ले, मीठे को पहचानना सीख ले। पेट खराब ना हो, जो एक पेट में छोटे छोटे वर्म्स हो जाते थे, चूरने जिसको बोलते थे हम छोटी भाषा में, वो बच्चे को ना हो, जो घुट्टी देने का साइंटिफिक वो था कारण। और शहद बहुत बड़ा एंटीबायोटिक एंटीवायरल आप में, बच्चा इन्फेक्टेड ना हो। शहद बहुत बड़ा एंटीवायरल है, शहद बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। पैदा होते ही बच्चे को शहद चटाया जाता था रुई से। ये सब जो थे ये प्राशन संस्कार थे। लाइव चला गया था, वापस सुन पा रहे हैं क्या मुझे? पता नहीं क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में। हां, अब क्या है, इन लोगों ने जो इनके आडंबरों का भंडाफोड़ करूंगा मैं। सबसे ज्यादा इन लोगों ने एक आडंबर फैलाया, नाजा 200। उसी ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, जो अब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बैठे बने हुए हैं और जो बकवास कर रहे हैं कि हमसे बड़ा वैज्ञानिक धरती पे कोई नहीं है। उन लोगों ने एक झूठ फैलाया, नाजा 200। मैंने सबसे पहले इसका विरोध किया, नाजा 200 का, जिन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी सांप का इलाज जो है, जहर का इलाज, वो नाजा 200 है। आप समझ गए होंगे मैं कहां बोल रहा हूं। और नाजा 200 करके घर घर में नाजा 200 रखवा दी उन्होंने, जबकि नाजा 200 का सांप के जहर से कोई लेना देना ही नहीं।
मैं भी उन लोगों का अंधा अनुकरण करता था, मैं भी उन लोगों को फॉलो करता था, मैं भी उन लोगों को बहुत अच्छा मानता था, भाई स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरा प्रिय विषय आया सांप, यहां मुझे कोई नहीं बहका सकता। 10 साल खोए हैं, सैकड़ों से ही बात आई, उन आदमियों ने झूठ बोलना शुरू किया। सबसे पहला झूठ बोला कि नाजा 200 दुनिया के सबसे जहरीले सांप के जहर से बना हुआ है, एक झूठ। दूसरा झूठ कि नाजा 200 जिसके जहर से बना हुआ उस सांप का नाम है करैत, दूसरा झूठ। और तीसरा सबसे बड़ा झूठ कि ये दुनिया के हर काटे हर सांप के जहर का इलाज है। अब बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब मैं साइंटिफिक बताता हूं इसके बारे में, नाजा 200 है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाजा 200 जो है वो दुनिया के सबसे जहरीले सांप के जहर से नहीं बनी। नाजा 200 बनी है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, चेक करना आप लोग, उसका नाम करैत भी नहीं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप है बेल्चर्ज सी स्नेक, बेल्चर्ज सी स्नेक, कोई करैत नहीं है। करैत ऊपर के 10 सांपों में भी नहीं है, मुझसे झूठ थोड़े बोल सकते हैं इस मामले में। बेल्चर्ज सी स्नेक के जहर की एक बूंद 1000 चूहे या 100 लोगों को मारने के लिए काफी है। बेल्चर्ज सी स्नेक के जहर की एक बूंद 100 आदमी या 1000 चूहों को मारने के लिए काफी है। जबकि उन्होंने दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा बताया, करैत। दूसरा, करैत दुनिया का सबसे जहरीला सांप नहीं है, क्लियर हो गया। दूसरी बात कि नाजा 200 जो दवाई बनी है वो कोबरा सांप के जहर से बनी है, किसी करैत से नहीं। नाजा जो नाम है वो कोबरा का बायोलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है वो उसका। नाजा स्पेक्टिकल्ड कोबरा, नाजा काथुआ, मोनोकल्ड कोबरा, इस तरह से इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। कोबरा की बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो अगर वो दवाई सांप के जहर की, पहली बात, होम्योपैथी की किसी किताब में यह नहीं लिखा कि नाजा 200 सांप के जहर पे काम आती है, क्योंकि कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं उनको ठीक करने के लिए नाजा की कुछ ड्रॉप दी जाती हैं। कैसे, मान लो मुझे कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हुआ, लकवा पक्षाघात मुझे हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, तो बहुत छोटी मात्रा में मुझे न्यूरोटॉक्सिन दिया जाएगा। जैसे तो मेरा इम्यून सिस्टम उसके प्रति रिएक्ट करेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो शरीर में जो और न्यूरोटॉक्सिन पड़ा हुआ है जिसने मुझे लकवा दिया, मेरी एंटीबॉडीज उससे भी लड़ना शुरू कर देंगी और धीरे धीरे मेरा लकवा ठीक होना शुरू हो जाएगा। यह सिद्धांत था आयुर्वेद का, समान विष को शांत करता है। तो नाजा 200 का मेन काम क्या था, न्यूरोलॉजिकल डिजीज पे काम करना, एब्डोमिनल पेन पे काम करना। सांप के जहर के लिए वो दवाई बनी ही नहीं। जबकि राजीव दीक्षित, अब नाम ले रहा हूं, राजीव दीक्षित ने पूरे भारत में यह प्रचार मार दिया कि नाजा 200 जो दवाई है वो सांप के जहर पे काम करती है, जो कि एक प्लीजेंट लाई, बहुत बड़ा झूठ था। अब लोग कहेंगे उसका क्या स्वार्थ है। भाई स्वार्थ पैसा ही नहीं होता हर आदमी का। दूर होना चाहता है ये उसका स्वार्थ है, कोई देवता स्थापित होना चाहता है ये उसका स्वार्थ है, कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता है ये उसका स्वार्थ है, कोई मसीहा बनना चाहता है ये उसका स्वार्थ है, कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन के उभरना चाहता है ये उसका स्वार्थ है। मैं नहीं कहता कि वो स्वार्थी थे, परंतु एक बहुत बड़ी कमी थी कि जिस विषय पे नहीं पता हो तो पूरा ज्ञान लेके बोलना चाहिए, उस विषय पे पूरी पड़ताल। जब आपके ऊपर लाखों लोग विश्वास करते हैं तो आपके जिम्मेदारी कंधों पे आती है, उन लोगों की जान आपके ऊपर टिकी हुई है। आपको भ्रांति फैलाने का अधिकार नहीं मिल जाता। बहुत सारे भाई मुझे कहते हैं मुझे आपका शिष्य बनना है, बहुत लोगों के आते हैं कमेंट से, मुझे आपका शिष्य बनना है। ना भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं हमेशा, ना भाई बन के रहो। ये गुरु शब्द है ना, ये बहुत मर्यादित शब्द है मेरे भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके ऊपर। आपका गलतियां करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक आप भाई हो मैं भूल कर सकता हूं, जब तक आप लोगों का भाई रहूंगा मैं भूल कर सकता हूं, भूल सुधार कर सकता हूं। जैसे ही आदमी गुरु बनता है भूल करने का ऑप्शन समाप्त हो जाता है।
जब आपके ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त आपके कंधों पर उन लाखों लोगों की जिम्मेवारी आ जाती है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ता है मेरे भाई। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया। ऐसे ही उन्होंने बोला चिकनगुनिया के ऊपर कि खाली ऑसिमम सेंक्टम से मैंने 30,000 या पता नहीं कितना आंकड़ा दिया, उनको ठीक कर दिया। अरे भाई, तुलसी दुनिया जानती है कि बुखार ठीक करती है, परंतु चिकनगुनिया ठीक नहीं करती भाई। कदे किसी के वहम हो, देख लो। गलत फैलाने का अधिकार नहीं दूंगा, चाहे राजीव दीक्षित हो चाहे कोई और हो। मैं खंडन करूंगा। मुझे धमकी आई थी एक भाई, शायद अभी भी लाइव होगा, कि आप राजीव दीक्षित के खिलाफ क्यों बोलते हो। झूठ चाहे कोई बोले, वह उसी के खिलाफ बोलूंगा। झूठ बोले ओबामा, झूठ बोले मोदी, झूठ बोले कोई और मैं एक दिन खुला चैलेंज ये भी दिया था, मैं अगर किसी को आज तक नुकसान पहुंचाया है मेरे उससे, मैंने किसी को आज तक सलाह के लिए पैसे मांगे, मुझे मेरे मुंह पे एक्सपोज करो, मेरे खिलाफ पोस्ट करो। मैं तो खुद के भी कहता हूं भी मेरी झूठ है, मैं मुझे भी एक्सपोज करो अगर मैं गलत बोलता हूं तो। झूठ बोल के किसी की जान से खेलने का कोई अधिकार नहीं। कल मैंने एक चीज बोली थी दादी नानी के नुस्खे, उन कई भाइयों ने आपत्ति उठा दी कि आपने तो दादी नानी को क्रिटिसाइज कर दिया। ना मेरे भाई, मैंने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया जो बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से किताबें खरीदते हैं घर का वैद टाइप की, और आके घर पे वैज्ञानिक बन जाते हैं, एक यूट्यूब चैनल या कोई एक टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं और वहां पे लोगों को बहकाना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं इसका लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं इसके पीछे जो ये लिखा है सही है या नहीं है, इसका राइटर कौन है, कोई मतलब नहीं। एक ही दवा आयुर्वेद की भी एक आदमी के लिए जहर हो सकती है, अमृत हो सकती है। जो लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। साइड इफेक्ट तो दूध के भी है मेरे भाई, अनाज के भी हैं। जिन लोगों को व्हीट एलर्जी है वो गेहूं खाएंगे तो उनकी जान को भी खतरा है मेरे भाई। किस चीज का नुकसान नहीं है धरती पे। तो एक ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल लो कि होम्योपैथी के या आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया में हर चीज का इफेक्ट है और हर चीज का साइड इफेक्ट है। क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती ही है, क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती ही है। अपने दिमाग से मिटा दो कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेदिक धतूरा है, दवाई है, लेके दिखाओ ना, बता देगी आयुर्वेद के हुए है। विजया है, भांग बता देगी, अधिक मात्रा में लेके दिखाओ, बता देगी इफेक्ट साइड इफेक्ट है कि ना। दुनिया सारी उम्र के लिए पागल ना कर दे तू। पारद है, पारा बगैर शोधित किया हुआ लेके दिखाओ, बता देगा क्या हो अगर आयुर्वेद और साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते। तो भ्रांतियां फैलाना बंद करो भाई। कम से कम लोगों पे गर्मी में खूब गर्म मसाला खाओ, आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। सही बात है जितेंद्र जी, सही कह रहे हो प्रभु, बहुत सही बात कही। पथ्य अपथ्य 50 चीजें हैं मेरे भाई। आयुर्वेद इतना आसान विषय नहीं है जितना समझ लिया इसको। दुनिया की हर पैथी का उदय आयुर्वेद से हुआ है, ये इतना बड़ा है। दुनिया की हर पैथी का उदय आयुर्वेद से हुआ है, ये इतना बड़ा है जिसको आपने इतना छोटा सा समझ रखा है। 4 चूर्ण गोली भस्म आशा वरिष्ठ में और च्यवनप्राशों में समेट के डाल दिया जिसको आपने। एक्यूपंक्चर आयुर्वेद का पार्ट है, कपिंग थेरेपी आयुर्वेद का पार्ट है, मर्म चिकित्सा आयुर्वेद का पार्ट है, प्राण चिकित्सा आयुर्वेद का पार्ट है, एलोपैथी आयुर्वेद का पार्ट है, सर्जरी सारी आयुर्वेद की देन है, वैक्सीनेशन आयुर्वेद का पार्ट है। ऐसी चीज क्या जो आयुर्वेद से नहीं निकली। तो इसके खिलाफ षड्यंत्र जो है ना, वो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं जो उसको समेट रहे हैं। षड्यंत्र एलोपैथ नहीं कर रहा, हो तो बेचारा प्रैक्टिस कर रहा है अपनी, जो उनको सिखाया गया पढ़ाया गया वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयुर्वेद के दुश्मन ये सो कॉल्ड आयुर्वेदाचार्य हैं, ये जूस वाले और ये संतरे के जूस वाले और ये जो नारियल पानी वाले। आयुर्वेद तो ये कहता है कि पथ्य आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, मौसम का आपको ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद केवल वात पित्त कफ नहीं, पंच तत्वों पे भी चलता है, मनोस्थिति पे भी चलता है। 5 तत्वों की शरीर में स्थिति क्या है, अग्नि बलवान है, अग्नि मंद है, जल की क्या स्थिति है, वायु की क्या स्थिति है, आकाश तत्व जो मन सोच है आकाश तत्व को दर्शाता है, इसकी क्या स्थिति है।
इतना आसान नहीं है वैद्य बनना। जो मुझे कई लोग कहते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, भाई मैं स्टूडेंट हूं, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहूंगा, जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहूंगा, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, मैं पढ़ता रहूंगा जिंदगी भर। जितने भी वैद्य मिलते रहेंगे उनसे बैठ के सीखता रहूंगा, प्रकृति जो सिखाएगी सीखता रहूंगा, और जो मेरे मित्र जानवर हैं मुझे आयुर्वेद सिखाते हैं उनसे भी सीखता रहूंगा। मैं जानवर आयुर्वेद जो है ना, जानवरों से भी सीखता हूं। बहुत सारे जानवर आपको आयुर्वेद बता देंगे। बंदरों को बहुत सारी जड़ी बूटियों का पता है कि किस रोग में क्या लेना चाहिए। कुत्ता घास खा के उल्टी करता है, आयुर्वेद का पता है उसे भी। सिर्फ किताबों में कैद नहीं है आयुर्वेद, परंपराओं में है, पारंपरिक चिकित्साओं में है, गांव के वैद्यों में आयुर्वेद सिमटा हुआ है। 4 किताबों में आयुर्वेद नहीं देख सकते आप। इतना छोटा कर दिया यार आयुर्वेद को आपने। और डेफिनेटली कोरोना का सबसे सक्षम इलाज जब भी मिलेगा वो आयुर्वेद में ही मिलेगा। मैं कहता हूं, अगर किसी ने दावा किया मैंने एलोपैथी से इसका डिजाइन किया ना, एलोपैथी खाली उसका एक छोटा सा पार्ट है, सिद्धांत आपने आयुर्वेद का ही उठाया, वैक्सीनेशन का, हमारा प्राशन संस्कार जो मैंने बताया। तो इसका विरोध करना बंद करो, और झूठ कोई भी बोले डरो मत, खंडन करते हुए। झूठ का खंडन किया ही जाना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। वो बड़े पद पे है, वो बड़ा है, उसे अधिकार नहीं मिल जाता लोगों की जान से खेलने का। वो कोई बहुत बड़ा गुरु है, उसे कोई अधिकार नहीं है लोगों की जान से खेलने का। वो कोई बहुत बड़ा मंत्री है, उसे कोई अधिकार नहीं है लोगों की जान से खेलने का। वो कोई बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य है, उसे कोई अधिकार नहीं है लोगों की जान से खेलने का। झूठ कोई भी बोले, खंडन करो। वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो चाहे राजीव दीक्षित हो, वो चाहे जयवीर सिंह हो। इतना असहिष्णु नहीं होना चाहिए हमें कि उसके खिलाफ क्यों बोल दिया। भाई झूठ वो बोलेगा तो उसके खिलाफ भी बोलूंगा, और झूठ मैं बोलता हूं तो मैं मेरी भी आगे माफी मांगूंगा। उस दिन मैंने गलत कह दिया था, भाई मेरे से गलत निकल गई, क्योंकि संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। हो सकता है आज मैं किसी चीज का इलाज मान रहा हूं और कोई परमेश्वर का प्यारा व्यक्ति आके उससे अच्छी कोई चीज ले आए, तो मैं अपनी बात का खंडन करने के लिए तैयार हूं कि भाई मेरे से ज्यादा अच्छा इलाज ये भाई जानता है उस बात का। परमेश्वर की कृपा कहां होगी, किस देश में होगी, किस पर होगी, ये कोई नहीं जानता। जरूरी नहीं है वो भारत की सीमाओं में ही होगा, जरूरी नहीं है वो हिंदू ही होगा, वो कोई अफ्रीका का हो सकता है, वो कोई क्रिश्चियन हो सकता है। परमात्मा इतना छोटा है क्या कि सीमाओं में बांध दोगे उसको आप? ना तो आयुर्वेद इतना छोटा है कि उसे भारत और 4 किताबों में बांध दोगे, और ना परमात्मा इतना छोटा है आप उसे एक देश और उसकी सीमाओं में बांध दोगे। उसकी कृपा कहां बरसेगी, किस पर बरसेगी, ये वो जानता है। छोटा करना बंद करो अपनी बेइज्जती करते हुए करके। आयुर्वेद की भी बेइज्जती करते हो, अपने देश की भी, अपने ऋषियों की भी, और अपने भगवान की भी। ज्ञान कहां देगी प्रकृति, उसकी मर्जी। क्यों नहीं स्वीकार करते? जब वसुधैव कुटुंबकम हमारे ऋषि कह गए, क्यों नहीं मानते पूरी धरती हमारी ही है? हमारी अपनी कमजोरियों से फैली हैं सारी कुरीतियां भाई। अगर कोई ये कहता है ना कि आज इस्लाम बहुत ज्यादा फैल रहा है, हम कमजोर थे, इस्लाम की क्या औकात थी कबीले से निकल जाता। हम पाखंडी थे, हम स्वार्थी थे, हम कायर थे, हम नपुंसक थे। जो दूसरा आ गया, हमारी पता नहीं कहां से गधे पे बैठ के आया और हमारे ऊपर अपनी थोप के चला गया, उसकी क्या कमी? क्रिश्चियनों की क्या कमी जो कहते हैं लोग कन्वर्ट करते? तुम्हारे मंदिरों में अरबों रुपए पड़े, पढ़ाते क्यों नहीं बच्चों को? स्कूल क्यों नहीं खोलते? गुरुकुल क्यों नहीं खोलते? शिक्षा व्यवस्था पे क्यों नहीं खर्च करते? अरबों अरबों रुपए के बाबा सोने के गहने पहन के घूम रहे हैं। कोई बना हुआ है गोल्ड बाबा और कोई बना हुआ है चांदी बाबा। अपनी गलतियां कब स्वीकारेंगे हम? तो ना कोई सरकार की चाल, ना कोई WHO की। 1918 में कोई WHO सरकार नहीं थी, जब स्पेनिश फ्लू प्लेग ने करोड़ों लोग निपटा दिए थे, करोड़ों लोग निपटा दिए थे। और फिर हो सकता है सागर नहीं सुधरे तो। और एक भाई ने ये कहा था भाई सरकार की गलती नहीं, 100% गलती है भाई सरकार की।
जब सैकड़ों आदमी आए थे उसी टाइम उनको क्वारंटाइन करके जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए था, जो नहीं लिया सरकार ने। धर्म देख के जो सरकार एक्शन लेगी उसे कोसा जाएगा। जाति संप्रदाय देख के अगर सरकार एक्शन लेगी वो कोसी जाएगी भाई, बिल्कुल कोसी जाएगी, चाहे कोई भी है। भक्त और चमचा बनना बंद करो। जब सरकार निरंकुश हो जाए, जब विपक्ष की मौत हो जाए, अब 3 लाइनें लास्ट में यहां अपनी बात खत्म करूंगा। जब सरकार निरंकुश हो जाए, जब मीडिया बिकाऊ और मंडी हो जाए, और जब विपक्ष की मौत हो जाए, तो जनता को विपक्ष बन जाना चाहिए। हर चीज में सरकार का समर्थन करे ये कोई जरूरी नहीं है। गलत अगर सरकार कर रही है तो उस वक्त आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो सरकार आपके ऊपर निरंकुश शासन करेगी, फिर आपका कोई ध्यान नहीं रखेगी। 14 करोड़ लोग संगठित होकर अपनी मांग मंगवा लेते हैं, और आप 120 करोड़ लोग होने के बावजूद संगठित नहीं है। आपकी ना कभी कोई मांग मानी जाएगी, ना आपके ऊपर कभी ध्यान दिया जाएगा। एक ही देश में 2 कानून आज भी चल रहे हैं, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, क्योंकि हम सरकारों के चमचे हैं, गुलाम हैं। कोई मोदी का तो कोई सोनिया का, स्वतंत्र नहीं है। और जब तक ये सोच स्वतंत्र नहीं रखेंगे ना, तब तक यही होगा भाई। सोच को स्वतंत्र रखो, सबसे बड़ी जरूरत है ये। अगर आपको आइडल बनाना है ना, तो आप आइडल बनाओ अपना महाराणा प्रताप को, आइडल बनाओ गुरु गोविंद सिंह महाराज को, आइडल बनाओ वीर शिवाजी को, आइडल बनाओ भगत सिंह को, आइडल बनाओ चंद्रशेखर आजाद को, आइडल बनाओ चाणक्य को, आइडल बनाओ महर्षि सुश्रुत को, आइडल बनाओ महर्षि चरक को, महर्षि पतंजलि को, महर्षि वाग्भट को। कौन टुच्चों को पकड़ लिया आइडल बनाने के लिए? बात करनी है तो इनकी करो, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में लड़े। एसी कार, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में तो कोई भी छतरी बन सके भाई, कोई भी, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो मोदी हो। चारों तरफ बॉडीगार्ड और वो लेके तो कोई भी कर सकता है बड़ी बड़ी बातें। शेर तो गुरु गोविंद सिंह महाराज थे, 40 आदमी लेके लाखों से भिड़ गए थे। महाराजा सूरजमल थे। ठीक है ना? इन लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करो सरकार को कि अरे हमारे पूर्वज तो इतने मजबूत थे, हम इतने मजबूर क्यों? थारे साथ तो करोड़ों लोग खड़े हैं, उन लोगों के पास तो हजारों लोगों की भीड़ थी खाली, और तब भिड़ गए थे वो। तुम्हारे पास तो करोड़ों लोगों का समर्थन है, 303 सीट दे रखी है, किस चीज के लिए? अगर आज अंकुश नहीं लगा सकते तो कल को जब यही भीड़ आज 20-22 करोड़ से 50 करोड़ हो जाएगी, तब क्या उखाड़ लोगे? इन लोगों को यह उदाहरण देने की जरूरत है, इनको अपने उदाहरण मत बनाओ। इन लोगों को यह उदाहरण देने की जरूरत है कि सख्त एक्शन कब लोगे, समान कानून कब करोगे, कब तक एक हांडी में 2 पेट। और ये बातें जब होंगी जब निष्पक्ष बोलना शुरू करोगे, जब सरकार को हर अच्छे काम में क्रिटिसाइज शुरू करना, यह भी गलत है। सही कह रहा है उसको सही बोलो, गलत कह रहा है तुरंत विरोध करो, ना तो अंध विरोध और ना अंधश्रद्धा। और फिर लास्ट में एक बात कहूंगा, मेरे हिसाब से जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। आगे फिर एक दिन किसान की भी बात रखूंगा, बहुत सारी बातें उठ रही हैं, किसान को क्यों नहीं मिला। कोई जिम्मेवार नहीं भाई, हम खुद जिम्मेवार हैं। अगली बात किसान पे और उससे अगली शिक्षा पे। अब 2 लाइव और करूंगा, एक तो शिक्षा व्यवस्था और एक किसान। ये 2 जरूरी मुद्दे हैं, और दोनों को दूषित करने के केवल और केवल अधिकारी हम हैं, ना सरकार ना कोई और। कोसना बंद करो, अपनी गठड़ी दूसरे के सर रखनी बंद करो। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, ना सरकार कुछ कर सकती, ना प्रशासन ना शासन। अगर एक गांव अपराधी को छुपा लेगा ना, पुलिस वाले तान मार लो, कुछ नहीं कर सकते। जब पूरी गांव की पंचायत ने अगर ये फैसला ले लिया ना कोई अपराधी छुपाना है, तो भाई 500 घर हैं गांव में, कहां कहां की तलाशी लोगे? पता नहीं किस किस के औरतों के आदमियों के कपड़े पहना के उसको निकालते रहेंगे। तो सरकार का अच्छे कामों में साथ भी दो और बुरे कामों में क्रिटिसाइज भी करो, ताकि वो निरंकुश ना हो जाए। क्योंकि विपक्ष की मौत हो चुकी है। विपक्ष हमारे देश में केवल एक बचा है। ममता जो है वो अपना एक धर्म विशेष को गोदी में लेके बैठी है।
हाँ, ममता बनर्जी ने एक धर्म विशेष को गोदी ले रखा है। केजरीवाल जो है वो अपना नक्सलियों का सपोर्टर शुरू से ही रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं अपना राज बचाना है, तो विपक्ष की भूमिका उसे भी अदा नहीं करनी। संतुलित विपक्ष है ही नहीं। और भाई कांग्रेस बच गई खाली सोनिया राहुल वाड्रा प्राइवेट लिमिटेड। इन लोगों ने मार दी विचारधारा कांग्रेसियों ने लाल बहादुर शास्त्री की भी, सरदार पटेल की भी, चौधरी बंसीलाल की भी। नाम ही नहीं लेता कोई। कांग्रेस का एक ही मतलब बना दिया, नेहरू, सोनिया, राजीव, राहुल और प्रियंका, दैट्स इट, खत्म सारी कहानी। तो इससे विपक्ष की उम्मीद लगाते हो आप? ये एक परिवार को बचाने की जद्दोजहद है, विपक्ष को नहीं, पार्टी को नहीं, देश को नहीं। तो ऐसे मामले में आपको ही विपक्ष की भी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। और जहां मीडिया बिकाऊ हो जाए, ये टेलीफोन आपका मीडिया है, इसका भी काम लो। ठीक है, आप समर्थ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, और मैं जैसा भी जो मुझसे बनती रहेगी मैं करता रहूंगा, हमेशा साथ। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।